नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम लोन की कि होम लोन होता क्या है, कैसे आप होम लोन ले सकते हैं, होम लोन कितने प्रकार का होता है, होम लोन लेने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होती है, होम लोन लेते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आप किस तरह से सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में होम लोन ले सकते हैं और आप किस तरह से अपने एग्जिस्टिंग होम लोन को किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करवा सकते हैं या फिर कहीं तो टेक ओवर करवा सकते हैं। टेक ओवर करवाते समय किन किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होगी और साथ में आपको ये भी बताएंगे कि रीपेमेंट ऑफ लोन आप किस तरह से कर सकते हैं। इन सभी बातों पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो होम लोन के टॉपिक पर एक कंप्लीट वीडियो है। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने आप ही मिलता चला जाएगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हम आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कि होम लोन होता क्या है। जब आप किसी घर को खरीदने के लिए, फ्लैट को खरीदने के लिए या फिर उसको बनाने के लिए या फिर उसको रिनोवेट करने के लिए, एनलार्ज करने के लिए लोन लेते हैं तो उसी को होम लोन कह देते हैं। होम लोन जनरली सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको मिलता है और उस पर आपको टैक्स में भी रिबेट मिलती है और उसके साथ साथ आप सबसे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होम लोन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको 10 साल के लिए लोन चाहिए तो 10 साल के लिए, 15, 20, 30 जितने साल के लिए चाहिए आपको लोन ले सकते हैं। इसके साथ ही जैसे ही आप होम लोन 30 साल का लेंगे, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से सबसे कम ईएमआई आपकी बनेगी। ये डिपेंड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बैंक के द्वारा कितना लिया जा रहा है। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ज्यादा लिया जा रहा है तो 30 साल तक अगर आप होम लोन चलाएंगे तो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि आपका जो लोन अमाउंट होता है उससे कहीं ज्यादा हो जाता है। उसका आप डबल लगा सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए 30 लाख का होम लोन लिया है तो आप 30 साल तक उसको चलाते तो करीब करीब आपको 60 लाख रुपए तो आपको भरने पड़ेंगे। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हुआ नॉर्मल से तो आपको 65 लाख या इससे ऊपर भी भरने पड़ सकते हैं। तो ये थी बात होम लोन की। अब बात करते हैं होम लोन के टाइप्स की। तो सबसे पहले बात करेंगे लैंड परचेज लोन के लिए। अगर आप किसी प्लॉट को खरीदना चाहते हैं और आप लोन लेना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग में लैंड परचेज लोन आपको दिया जाएगा। ये आप बैंक या किसी एनबीएफसी से ले सकते हैं। एनबीएफसी का मतलब ये होता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको होम लोन प्रोवाइड करती हैं, तो उन्हीं को एनबीएफसी बोल दिया जाता है। ये कंपनियां और बैंक आपको दोनों ही केस में आपके जितना भी प्लॉट का प्राइस है उसका 80 से 85% लोन दे सकती हैं। लेकिन इसमें आपको इन दोनों में से कंपेयर करना पड़ता है कि आपको कहां पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम में ये लोन मिल रहा है। ज्यादातर देखा जाता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेकर आपको लोन जल्दी दे देती हैं, लेकिन जो बैंक है वहां पर आपको पेपर वर्क ज्यादा करना पड़ता है, जिसकी वजह से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप कॉम्प्रोमाइज जब भी करते हैं तो आपको लॉस ही होगा। तो जहां तक आपको लगे कि आप पेपर वर्क कर सकते हैं और बैंक से आप लोन ले सकते हैं तो आपको बैंक से ही लोन लेना चाहिए। वो भी हम आपको आगे बताएंगे कि क्यों लेना चाहिए। आगे हम बात करते हैं होम परचेज लोन की। इसमें आप किसी घर को खरीदने के लिए लोन लेते हैं। पहला काम आपका हो गया कि आप प्लॉट लेने के लिए लोन ले रहे हैं। अब आप घर को खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, जहां पर देखा जाता है कि बैंक के द्वारा आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, उस मार्केट वैल्यू का 80 से 85% आपको लोन दिया जा सकता है। इसमें भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका बैंक और एनबीएफसी इन दोनों का अलग होता है, क्योंकि ये एमसीएलआर और पीएलआर पे काम करते हैं। एमसीएलआर पे बैंक काम करते हैं और पीएलआर पे एनबीएफसी कंपनी काम करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंक पीएलआर पे काम नहीं करते हैं। बहुत सारे बैंक ऐसे भी हैं जो पीएलआर पे काम करते हैं। अब ये एमसीएलआर और पीएलआर क्या है वो भी हम आपको आगे ही इस वीडियो में बताएंगे। होम परचेज लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स हो सकता है या फिर फ्लोटिंग हो सकता है या फिर हाइब्रिड हो सकता है। इन तीनों का क्या मतलब है वो अभी आपको बताते हैं। फिक्स में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हो जाता है और फिर उस पे आपको सिर्फ उतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है जो आपका फिक्स करवाया गया है। सेकंड होता है फ्लोटिंग।
फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट में होता क्या है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फ्लोटिंग करता रहता है। फ्लोटिंग का मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है और कभी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। ये डिपेंड करता है आपके बैंक या एनबीएफसी के ऊपर कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने अंतराल के बाद में गणना करते हैं और उसमें चेंज करते हैं। हो सकता है ये 1 साल तक आपका ऐसे ही चलता रहे, फिर 1 साल के बाद चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है आपका 3 महीने के बाद ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपका 3 महीने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ और फिर उसके बाद 1 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हुआ। क्योंकि जो मार्केट होती है वो भी फ्लक्चुएट करती रहती है, कभी तो मार्केट अप हो जाती है, कभी पर डाउन हो जाती है। जैसे ही अप होती है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है, डाउन होने पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम भी हो जाता है। फिर उसके बाद बात आती है हाइब्रिड। एक ऐसी टाइप है रेट ऑफ इंटरेस्ट में जिसमें आप फ्लोटिंग और फिक्स दोनों का मिक्सचर ले लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कि मेरे को फिक्स भी चाहिए और फ्लोटिंग भी चाहिए। मैं अपने हिसाब से ये सिलेक्ट करूंगा कि मेरे को फ्लोटिंग में अच्छा लग रहा है या फिक्स में अच्छा लग रहा है। कई बार क्या होता है कि फिक्स अगर आप होम लोन करवा लेते हैं अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो आपको फायदा होता है, और कई बार आपको नुकसान भी हो सकता है। क्या पता फिक्स में बीच में जाके रेट ऑफ इंटरेस्ट और डाउन हो जाए और आपका तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा। लेकिन आप हाइब्रिड में कभी भी अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट को फिक्स से फ्लोटिंग में भी करवा सकते हैं। ये आपको एक फायदा दिया जाता है बैंक्स के द्वारा। तो आपको होम लोन लेते समय ये ध्यान रखना है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोटिंग है या फिर फिक्स है या फिर हाइब्रिड है। ये आपके जो बैंक है वो आपको बता देंगे। उसके बाद में बात करते हैं होम कंस्ट्रक्शन के लिए, एक्सटेंशन के लिए या फिर इंप्रूवमेंट के लिए लिया गया लोन। यह है तीसरा टाइप जिसमें आप होम लोन को इनलार्ज कराने के लिए या फिर इंप्रूवमेंट कराने के लिए होम लोन लेते हैं। इसमें भी आपको जितना भी अमाउंट रिक्वायर होता है वो आपको दे दिया जाता है, लेकिन उससे पहले आपकी सैलरी देखी जाती है, आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाता है कि आपके द्वारा कभी लोन लिया गया है तो आपको कितना लोन दिया जा सकता है या फिर आपने किस तरह से उस लोन को चुकाया है। फिर उसके बाद बात करते हैं एनआरआई होम लोन की। अगर आप एक एनआरआई हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, तो आप भी होम लोन ले सकते हैं। होम लोन के लिए आपको ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ेगा और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ सकता है। ये डिपेंड करता है आपके द्वारा अप्लाई किस बैंक में किया गया है, और साथ के साथ आपको ये भी देखना होता है कि उस बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है। फिर उसके बाद आता है होम कन्वर्सन लोन। जब एक कस्टमर का पहले से ही कोई लोन चल रहा है और वो दूसरा कोई हाउस परचेज करता है तो वो होम कन्वर्सन लोन का यूज कर सकता है। ये कुछ टाइप थे होम लोन के। आप किसी भी बैंक की वेबसाइट पर जाके जब होम लोन टाइप पर देखेंगे तो वहां पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। अलग अलग टाइप के वो होम लोन देते हैं, उनका नाम चेंज कर दिया जाता है, लेकिन काम यही होता है। जब आप होम लोन लेने जाएंगे तो बैंक आपका क्रेडिट स्कोर, आपकी सैलरी और मार्केट वैल्यू ऑफ हाउस या जो भी प्लॉट परचेज कर रहे हैं उसकी मार्केट वैल्यू जरूर चेक करेगी। अब बात करते हैं होम लोन लेने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आपसे फोटो मांगे जा सकते हैं, उसके साथ में पैन कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनकी फोटोकॉपी, ऑफिस आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो ऑफिस आईडी कार्ड अगर आप एक एम्प्लॉय हैं, या फिर आपसे सर्विस सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपसे बिजनेस प्रूफ मांगा जा सकता है, पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप, पिछले 2 साल का फॉर्म 16, या फिर अगर आपके पास में नहीं है तो पिछले 3 साल का हो सकता है आपसे आईटीआर भी मांगी जा सकती है। उसके साथ में आपसे एनपीएस या जीपीएफ या पीएफ की स्टेटमेंट भी मांगी जा सकती है। ये बैंक या एनबीएफसी पे डिपेंड करता है कि वो आपसे कितने डॉक्यूमेंट फिलअप करवा रहा है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी के पेपर चाहिए जिसको आप परचेज करना चाह रहे हैं। उस प्रॉपर्टी के आज तक जितनी भी रजिस्ट्रीज हैं उनकी फोटोकॉपी चाहिए है, उसकी मोटेशन चाहिए है, या प्रॉपर्टी आईडी है तो प्रॉपर्टी आईडी चाहिए है, अप्रूव्ड मैप चाहिए, उसके बाद हाउस टैक्स की रिसिप्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल की रिसिप्ट, और उसके साथ में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जो चैन है
वो आपको देनी पड़ती है। पिछले 30 साल की हो सकती है, 20 साल की हो सकती है, ये डिपेंड करता है बैंक या एनबीएफसी के ऊपर। और अगर आप अपने एग्जिस्टिंग होम लोन को टेक ओवर करवाना चाहते हैं तो आपको लोन सैंक्शन लेटर देना होता है, लोन अकाउंट स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और फोरक्लोजर लेटर या प्री क्लोजर लेटर आप बोल सकते हैं। ये क्या क्या चीज होती है आपको बताते हैं। लोन सैंक्शन लेटर आपको जब दिया जाता है जब आपका लोन सैंक्शन हुआ होगा। फिर उसके बाद लोन अकाउंट स्टेटमेंट, जो आपकी लोन अकाउंट स्टेटमेंट है वो भी आपके पास में होनी चाहिए। ये लोन अकाउंट स्टेटमेंट में आपको ये बताया जाता है कि आपके ऊपर कितना लोन है और कितना आपने दिया है अभी तक। इस चीज की फुल डिटेल लोन अकाउंट स्टेटमेंट में होती है। उसके साथ आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देना हो जो एग्जिस्टिंग बैंक या एनबीएफसी है वो आपको प्रोवाइड करवाता है कि आपने उनके बैंक या एनबीएफसी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा करवाए हुए हैं जब आपने लोन लिया था तब। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होते हैं तो वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आपको लिस्ट बना के देते हैं, उसी को बोलते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। उसके बाद आता है फोर क्लोजर लेटर या प्री क्लोजर लेटर। फोर क्लोजर लेटर बोले या फिर प्री क्लोजर लेटर, ये वो लेटर होता है जो आपका एग्जिस्टिंग बैंक या आपकी एनबीएफसी आपको प्रोवाइड करवाती है कि आपके ऊपर आज की डेट में कितना लोन है और आपको ये लोन अगर आप चुकाते हैं तो 1 महीने के अंदर अंदर आपको कितना अमाउंट उस बैंक या एनबीएफसी को पे करना होगा और आपका जो लोन है वो टेक ओवर कर लिया जाएगा। तो ये थी बात डॉक्यूमेंट की। अब बात करते हैं होम लोन की प्रोसेस की। तो सबसे पहले आपको जितने भी डॉक्यूमेंट हमने आपको बताए हैं वो सारे के सारे कंप्लीट करके आपको बैंक या एनबीएफसी या फिर किसी एजेंट के द्वारा आपको ये डॉक्यूमेंट वहां पर जमा करवाने होते हैं। साथ में आपको प्रोसेसिंग फीस भी देनी पड़ती है। ये प्रोसेसिंग फीस अलग अलग बैंक या एनबीएफसी की अलग अलग हो सकती है और ये आपके जो लोन अमाउंट पर डिपेंड करती है कि आपका लोन अमाउंट कितना है। नॉर्मल 10,000 रुपए के आसपास आप प्रोसेसिंग फीस लगा के चलें जो कि आपको देनी पड़ती है। फिर उसके बाद बैंक आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी मार्केट वैल्यू के साथ इवेल्युएशन करता है, उस प्रॉपर्टी की जांच करता है। उसके साथ साथ आपकी जो सैलरी है उस पर भी ध्यान दिया जाता है और आपके क्रेडिट स्कोर पर भी ध्यान दिया जाता है कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। फिर उसके बाद बैंक आपको एक सैंक्शन लेटर देता है। उस सैंक्शन लेटर में रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा हुआ होता है, साथ में ये भी लिखा हुआ होता है कि आपको कितना लोन अमाउंट अप्रूव किया जा रहा है उस बैंक या एनबीएफसी के द्वारा। यहाँ पर एक बात और है कि अगर आप लोन के साथ साथ अपने लोन अमाउंट को इंश्योर्ड करवाना चाहते हैं तो आप इंश्योरेंस कंपनी से अपने लोन अमाउंट को इंश्योर्ड करवा सकते हैं। इंश्योरेंस का मतलब ये है कि अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके लोन अमाउंट का पेमेंट करेगी। कई बार क्या होता है कि एजेंट ये चीज नहीं बताते हैं कि आपको उस लोन अमाउंट के साथ साथ हम इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करवाएंगे। ये इंश्योरेंस आपके लोन अमाउंट पर डिपेंड करता है कि आपका लोन अमाउंट कितना है। उस लोन अमाउंट पर इंश्योरेंस की जो रकम होती है वो उसमें ऐड कर दी जाती है और बाद में आपको ईएमआई से ही पे करनी पड़ती है। अगर आपको चाहिए कि इंश्योरेंस आपको करवाना है तो इंश्योरेंस आप उस लोन अमाउंट पे जरूर करवाएं। अगर आपको नहीं करवाना है तो आप जरूर पूछें कि आपके बैंक या एनबीएफसी या फिर जो एजेंट है वो क्या आपको इंश्योरेंस भी करके दे रहा है। अगर इंश्योरेंस करके दे रहा है तो आप उसको कटवा भी सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको ये करवाना ही करवाना है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोन अमाउंट पर इंश्योरेंस करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। उसके बाद बैंक आपको सैंक्शन लेटर जो देता है वो आप बिल्कुल भी ना समझे कि ये डिसबर्समेंट लेटर है। डिसबर्समेंट और सैंक्शन लेटर में बहुत अंतर है। सैंक्शन लेटर में सिर्फ ये बताया जाता है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है और आपको कितना अमाउंट बैंक अप्रूव करके दे रहा है लोन के लिए। क्या होता है कई बार एजेंट जो हैं वो आपको ये बोल देते हैं कि हम आपका 2 दिन में होम लोन सैंक्शन करवा देंगे और आप समझते हैं कि ये 2 दिन में या 10 दिन में आपको लोन दे देंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि सैंक्शन लेटर और डिसबर्समेंट लेटर में क्या अंतर है। सैंक्शन लेटर में सिर्फ आपको बैंक के द्वारा ये बताया जाता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा आपके होम लोन का और आपको कितना अमाउंट दिया जाएगा लोन के द्वारा। लेकिन डिसबर्समेंट में आपको जितना अमाउंट सैंक्शन लेटर में बताया गया है वो आपको डिसबर्स करवा दिया जाता है। डिसबर्स किसको कराया जाता है? जो थर्ड पार्टी होता है जिसकी आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उसी पार्टी के नाम डायरेक्ट चेक बनवाया जाता है और ये चेक वकील के द्वारा दिया जाता है
जब आपके मकान की रजिस्ट्री होती है या आपके फ्लैट की रजिस्ट्री होती है तब। कई बार क्या होता है, एजेंट आपको ये नहीं बताते कि आपको कितने दिन में ये अमाउंट जो आप लेना चाह रहे हैं वो डिसबर्स कर दिया जाएगा। वो सिर्फ ये बताते हैं कि आपको 10 दिन में या 15 दिन में हम लोन दिला देंगे, या फिर ये बोलते हैं कि 15 दिन में आपको जो लोन है वो सैंक्शन करा देंगे और आप समझेंगे कि 15 दिन में आपका जो लोन है वो आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, लेकिन डिसबर्समेंट में आपका जितना भी अमाउंट बनता है वो डिसबर्स करवा दिया जाता है। तो उसके बाद जैसे ही डिसबर्समेंट हो जाती है, उसी के साथ साथ आपसे पहले ही एक चेक और ले लिया जाता है, जो कि आपके द्वारा पहली किस्त होती है, जो आपसे सबसे पहली बार ले ली जाती है चेक के द्वारा। फिर उसके बाद नॉर्मली ऑटो पेमेंट हो जाती है हर 1 महीने में। अब बात करते हैं आपको होम लोन लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला आता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट देखना होता है कि आपको बैंक या एनबीएफसी या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कितने % का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे ले रही है। जितने भी बैंक होते हैं सरकारी बैंक, वो एमसीएलआर पे काम करते हैं। कई प्राइवेट बैंक ऐसे हैं जो पीएलआर पर काम करते हैं, क्योंकि वो अपनी अलग से हाउसिंग फाइनेंस कंपनी या एनबीएफसी खोल देते हैं। अब उस पे क्या होता है, वो खुद बैंक लोन नहीं देकर अपनी हाउसिंग फाइनेंस से लोन दिलवाती हैं। आरबीआई के द्वारा रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए या निर्धारण करने के लिए 2 कैटेगरी बनाई गई है। एक होती है एमसीएलआर और एक होती है पीएलआर। एमसीएलआर मार्जिनल कॉस्ट लेंडिंग रेट। इसमें क्या होता है, एक बार आरबीआई ने एमसीएलआर का निर्धारण कर दिया कि आपको इतने % से कम का रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना है, तो बैंक उस एमसीएलआर के ऊपर अपना सेपरेट रेट ऐड करके आपका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर देती है कि आपको इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होम लोन दिया जा सकता है बैंक के द्वारा। दूसरी तरफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एनबीएफसी काम करती हैं पीएलआर पे। जो पीएलआर का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कहीं ज्यादा होता है, और उस पीएलआर के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और एनबीएफसी कंपनी ये देखती हैं कि एमसीएलआर का रेट कितना चल रहा है, और उसके आधार पर डिस्काउंट दे दिया जाता है कस्टमर्स को, ताकि मार्केट में चल रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बराबर का उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए। मान लीजिए एमसीएलआर अभी 8% चल रहा है और पीएलआर का रेट 16% निर्धारित है, तो एनबीएफसी और एचएफसी कंपनियां क्या करती हैं, उस पीएलआर पर आपको डिस्काउंट दे देती हैं, जो कि 16% से होकर अब 8% का अगर डिस्काउंट है तो 8% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अगर 6% का डिस्काउंट देती हैं तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10%, जो कि एमसीएलआर से ज्यादा ही रहेगा हमेशा। तो आपको पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि आप जिस भी एनबीएफसी से या एचएफसी से या फिर बैंक से लोन ले रहे हैं वो एमसीएलआर पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना है। इसीलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप किसी भी बैंक से लोन लें जो एमसीएलआर पे काम कर रहे हैं। अगर आपने किसी भी एनबीएफसी से या एचएफसी से लोन लिया है तो अब आपको क्या करना है, इससे बचने के लिए आपको अपना लोन टेक ओवर करवा लेना है। टेक ओवर किस तरह से होता है, आपको हमने बताया है क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। एक न्यू फॉर्म भरा जाएगा, आप किसी भी बैंक में जाके जहां पे एमसीएलआर पे काम कर रहे हैं, जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, वहां पे जाकर आप टेक ओवर करवा सकते हैं। हर एक बैंक आपको ये फैसिलिटी देता है। फिर उसके बाद आपको दूसरा ध्यान में रखना है कि आप जिस बैंक में टेक ओवर करवा रहे हैं, पीएलआर पे अगर वो काम कर रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आज वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे रहे हैं, लेकिन वो किसी भी टाइम किसी भी समय आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है उसको बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि आप जहां से लोन ले रहे हैं वो पीएलआर पे काम कर रहा है या एमसीएलआर पे काम कर रहा है, क्योंकि एमसीएलआर आरबीआई मॉनिटरिंग करती है। सेकंड, आपको ये ध्यान में रखना है कि आप जिस भी एजेंट से अपना लोन ले रहे हैं वो सैंक्शन लेटर की बात कर रहा है या डिसबर्समेंट लेटर की बात कर रहा है, वो डिसबर्समेंट कितने दिन में करवा देगा इसका ध्यान रखना है आपको। बाद में क्या होता है, वो 1 महीने से बढ़कर 3 महीने तक चला जाता है, आपको ये ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है, किसी कारणवश आपको जल्दी से लोन चाहिए, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होते हैं और आप एनबीएफसी से लोन ले लेते हैं।
एनबीएफसी से लोन लेने का एक ही मतलब यही है कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे नहीं होते, क्योंकि जो बैंक है वो आपसे पेपर वर्क ज्यादा करवाते हैं और एनबीएफसी कंपनियां ऐसा नहीं करती हैं, वो आपको जल्दी से लोन प्रोवाइड करवा देती हैं। अगर आपने लोन ले भी लिया है तो आप एक बार ये देखें कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो पूरे हैं, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपने ले लिया है। प्री क्लोजर लेटर लेकर आप अपने किसी भी नजदीकी बैंक में जो कि एमसीएलआर पे काम करते हैं वहां पर जाकर अपना जो लोन है वो टेक ओवर करवा सकते हैं। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो किस तरह से काम कर रहा है, वो फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है, वो फिक्स तो नहीं है, वो हाई बर्ड तो नहीं है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। कई कंपनियां क्या करती हैं, कई एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या करती है, 1 साल के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स कर देती है और फिर उसके बाद आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसको बढ़ा देती हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो ऐसा अगर आपके साथ में हो रहा है तो आप अपने जो भी लोन अमाउंट है उसको जल्दी से टेक ओवर दूसरे बैंक में करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप किसी एनबीएफसी या एचएफसी कंपनी से लोन ले चुके हैं तो आप अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को किस तरह से कम करवा सकते हैं। आप उनके कस्टमर केयर पे बात कीजिए और उनको बोलें कि हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% चल रहा है या 12% चल रहा है, जबकि मार्केट जो रेट है वो 8 या 7% पे चल रहा है। तो उनको बताएंगे तो जितना वो कर सकते हैं वो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर कम करेंगे। अगर फिर भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा रहता है तो आप एक एप्लीकेशन प्री क्लोजर के लिए दे सकते हैं, जिसके बाद आपको दोबारा फिर से उस एचएफसी से या एनबीएफसी कंपनी से या फिर किसी बैंक से आपने लोन लिया हुआ है तो वो दोबारा फोन आपके पास में करेंगे और फिर से आपको बताएंगे कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना कम और किया जा सकता है। इस तरीके से आप अपना जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम करवा सकते हैं। किसी भी दूसरे बैंक से टेक ओवर करवाने की बजाय आप उसी बैंक से भी आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा सकते हैं, जितना भी कम हो सकता है। अगर फिर भी आपको ये लगता है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अब भी हाई चल रहा है तो आप टेक ओवर करवा लीजिए। और टेक ओवर करवाने में आपको प्रोसेसिंग फीस दोबारा से देनी पड़ती है जो कि 10,000 रुपए के आसपास होती है, लेकिन ये 10,000 रुपए कवर हो जाएंगे, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 1% भी हाई चल रहा है और आपका लोन अमाउंट 10 लाख रुपए के आसपास है तो उसका 1,000 रुपए हर महीने आप बचाएंगे। ऐसा करके आप बहुत सारे पैसे अपने बचा सकते हैं। अब बात करते हैं कि रीपेमेंट ऑफ लोन आप किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपके पास में 50,000 रुपए की कुछ सेविंग है और आप अपने बैंक की या एनबीएफसी या फिर एचएफसी जिस भी कंपनी से आपने लोन लिया हुआ है उसमें आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपको हर एक कंपनी और बैंक फैसिलिटी दे रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना बताना होता है कि आप जो रीपेमेंट ऑफ लोन कर रहे हैं इसमें आप अपनी ईएमआई चेंज करवाना चाहते हैं या टेन्योर चेंज कराना चाहते हैं। दोनों ही केस आपके लिए सुटेबल हैं। आप अगर चाहें तो अपनी ईएमआई कम करा सकते हैं अगर आपकी ईएमआई ज्यादा चल रही है तो, और दूसरा आप टेन्योर भी कम करा सकते हैं। इन दोनों केस में क्या होगा आपको बताते हैं। अगर आपने 10 लाख रुपए का लोन ले रखा है और 50,000 रुपए आप रीपेमेंट कर रहे हैं उस लोन की, तो 50,000 रुपए आपके 10 लाख रुपए में से कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने ईएमआई कम कराई है तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी और साथ के साथ आपका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया जाएगा, जिससे आपको जो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट है वो ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप टेन्योर कम कराते हैं तो आपकी जो ईएमआई है वो कम नहीं होगी और आपका जो टेन्योर है वो कम हो जाएगा। अगर आप 50,000 रुपए जमा करवाएंगे तो आपका टेन्योर हो सकता है 1 साल तक का कम हो जाए या 6 महीने का कम हो जाए, तो 6 महीने तक आपको वो जो ईएमआई है वो कम भरनी पड़ी और जहां से आपको ज्यादा फायदा होता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ईएमआई कम कराते हैं या फिर टेन्योर कम कराते हैं। हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप अपना टेन्योर कम कराएं। तो ये वीडियो कंप्लीट वीडियो थी होम लोन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। हमारे चैनल माई सेड फॉर यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको पता चलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।